नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। और आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। नेस्कॉम ने 5G अनफोल्डिंग इंडियाज एरा ऑफ डिजिटल कन्वर्जेंस रिपोर्ट जारी की है। विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो गई है। 10 देशों में स्थित भारतीय दूतावास के साथ पहली वर्चुअल वैश्विक कौशल शिखर बैठक आयोजित की गई। प्रधानमंत्री ने कोविड के बाद के युग के लिए एक नई विश्व व्यवस्था बनाने पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य पदार्थों की सतत शीत श्रृंखला खाद्य नुकसान को कम करती है और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन में सहायता करती है। केंद्रीय आयुष मंत्री के मुताबिक भारतीय आयुष क्षेत्र वैश्विक स्तर पर अपनी बाजार हिस्सेदारी में व्यापक बढ़ोतरी करेगा। और आइए अब इस अंक की खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नेस्कॉम ने 5G अनफोल्डिंग इंडियाज एरा ऑफ डिजिटल कन्वर्जेंस रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के उद्देश्य हैं भारत में 5G पर एक समग्र अवलोकन प्रस्तुत करना, 5G की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और अलग अलग उद्योगों के लिए संबंधित अवसरों का विश्लेषण करना, 5G के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का आकलन करना। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत में वर्ष 2027 तक 50 करोड़ से ज्यादा 5G उपयोगकर्ता होने का अनुमान है और 5G 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2% तक का योगदान कर सकती है। दरअसल भारत में 5G के विकास के लिए कई कारकों का योगदान है, जैसे कि 5G हाई लेवल फोरम, 5G टेस्ट बेड आदि के माध्यम से सरकार का मजबूत समर्थन। इसके अलावा 5G फाइबर और कवरेज में दूरसंचार कंपनियों द्वारा भारी निवेश किया गया है। साथ ही स्मार्टफोन का बढ़ता उपयोग, OTT प्लेटफॉर्म उपयोग में वृद्धि और ई-कॉमर्स में बढ़ोतरी से 5G के विकास के लिए काफी समर्थन मिला है। भारत में क्षेत्रवार 5G के सर्वाधिक उपयोग के अनुमान की बात करें तो कार्यान्वयन में कई चुनौतियां भी हैं। दरअसल दूरसंचार कंपनियों से संबंधित जो चुनौतियां हैं उसमें 5G की डिवाइस की आवश्यकता से जुड़ी चुनौतियां हैं, भारत विशेष उपयोग के मामलों में कमी है, फाइबराइजेशन का निम्न स्तर है, साइबर सुरक्षा का निम्न स्तर है, राज्यों में मार्ग का अधिकार नियमों के एक समान कार्यान्वयन की कमी है। इसके अलावा अन्य चुनौतियों की बात करें तो 5G सेवाओं का उचित मूल्य निर्धारण करना जो ग्राहकों को इसे अपनाने के लिए प्रेरित करे। इसके अलावा कंपनियों की इतनी पहुंच नहीं है, साथ ही वहन करने योग्य 5G डिवाइस की उपलब्धता की कमी है। इसीलिए कुछ सिफारिशें भी की गई हैं, जैसे कि कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच प्रभावी सहयोग होना चाहिए। सरकार को अन्य मंत्रालयों के साथ विनियामकीय अतिव्यापन को कम करना चाहिए। साइबर सुरक्षा अवसंरचना और निजता की सुरक्षा संबंधी तंत्र को मजबूत करना चाहिए। 5G उपयोग की संधारणीयता को बनाए रखने के लिए ग्रीन 5G अपनाने पर बल दिया जाना चाहिए। ग्रीन 5G में विषाक्त अपशिष्ट को कम करना, नेटवर्क शेयरिंग आदि शामिल है। भारत में 5G का विकास नए अवसर पैदा करेगा और जमीनी स्तर पर देश की समृद्धि को गति प्रदान करेगा। कृषि क्षेत्र में ड्रोन आधारित सटीक खेती से भारत में इनपुट लागत में 18 से 20% तक की कमी आ सकती है। वहीं उपज में 30 से 100% तक की वृद्धि हो सकती है। दूसरा है लॉजिस्टिक्स क्षेत्र। 5G लॉजिस्टिक्स की लागत को मौजूदा 13 से 14% से कम करके 5% तक ला सकता है। स्वास्थ्य देखभाल में देखें तो 5G तकनीक क्रिटिकल केयर में विशेषज्ञ अस्पतालों पर बोझ कम कर सकती है। ग्रामीण भारत के 80% रोगी क्रिटिकल केयर अस्पतालों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा ऊर्जा और उपयोगिता की दृष्टि से 5G की मदद से 25 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा सकते हैं और साथ ही 99% सटीकता के साथ बिजली की खपत की निगरानी की जा सकती है। वहीं रिटेल क्षेत्र में 5G खुदरा विक्रेताओं के सिकुड़ते व्यवसाय में 70% तक विराम लगा सकती है और बिक्री को 7% तक बढ़ा सकती है। अगली खबर पेपर 1 के टॉपिक जनसंख्या एवं नगरीकरण से संबंधित है। विश्व आबादी तेजी से बढ़ रही है और अब विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो गई है। दुनिया की आबादी में अधिकतर वृद्धि पिछली सदी में दर्ज की गई थी। बेहतर जीवन स्तर और स्वास्थ्य देखभाल में सुधार से जीवन प्रत्याशा में वृद्धि इसकी प्रमुख वजह रही है। वैश्विक आबादी वर्ष 1927 में 2 अरब थी, जो वर्ष 1998 में बढ़कर 6 अरब हो गई थी। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के मुताबिक वैश्विक प्रजनन दर में कमी की वजह से वार्षिक जनसंख्या की वृद्धि दर वर्ष 1950 के बाद से सबसे कम है। वर्ष 1990 में कुल प्रजनन दर 3.2 थी, जो कि वर्ष 2019 तक कम होकर
2.5 हो गई थी। वर्ष 2050 तक इसके और कम होकर 2.2 जन्म हो जाने का अनुमान है। दरअसल कुल प्रजनन दर महिला के प्रजनन काल की पूरी अवधि के दौरान उससे जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या है। जनसंख्या वृद्धि के धीमा होने के लिए बहुत हद तक धनी देश जिम्मेदार हैं। ये देश बच्चे के पालन पोषण के बढ़ते बोझ और विवाह की गिरती दर की वजह से जनसंख्या में गिरावट का सामना कर रहे हैं। और आइए अब चर्चा करते हैं जनसंख्या वृद्धि से होने वाले प्रभावों के बारे में। दरअसल जनसंख्या के बढ़ने से गरीबी उन्मूलन और भूखमरी तथा कुपोषण से निपटना कठिन हो जाता है। इसके अलावा बढ़ती आबादी के लिए स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वृद्ध लोगों के उच्च अनुपात और अधिक जनसंख्या से लोक स्वास्थ्य, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों की लागत बढ़ जाती है। इससे देशों पर वित्तीय दबाव बढ़ जाता है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में समृद्धि के अवसर बढ़ जाते हैं, क्योंकि अन्य आयु वर्गों की तुलना में कामकाजी आयु वर्ग की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर्ज की जाती है। 10 देशों में स्थित भारतीय दूतावास के साथ पहली वर्चुअल वैश्विक कौशल शिखर बैठक आयोजित की गई। ये बैठक शिक्षा, विदेश, वाणिज्य, उद्योग तथा कौशल विकास मंत्रालयों ने संयुक्त रूप से आयोजित की है। इसे भारत के कुशल कार्यबल के लिए विदेशों में रोजगार प्राप्ति को सुगम बनाने के लिए आयोजित किया गया है। शिखर बैठक का उद्देश्य दूसरे देशों की कौशल आवश्यकताओं और भारत में कौशल उपलब्धता पर सूचना के आदान प्रदान के लिए एक मजबूत तंत्र को संस्थागत रूप देना था। सरकार का लक्ष्य भारत को कुशल कार्यबल के एक पसंदीदा वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना और भारत को दुनिया की कौशल राजधानी बनाना है। ये प्रधानमंत्री की 3T रणनीति के अनुरूप है। इसमें व्यापार, पर्यटन और प्रौद्योगिकी पर बल दिया जाता है। इसमें भारत के लिए अवसर या लाभ जो हो सकते हैं, उसमें सबसे पहली बात अनुकूल जनसांख्यिकी है। यानी भारत की लगभग 54% जनसंख्या 25 वर्ष से अधिक आयु की है, यानी कि युवा जनसंख्या है, जिसको अगर हम कौशल युक्त कर दें तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभकारी हो सकती है। साथ ही गिग इकोनॉमी का उदय हुआ है। इसके अलावा लचीली कार्य प्रणालियों की मांग बढ़ी है और कौशल विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है। भारत को अंग्रेजी भाषा में प्रतिस्पर्धी लाभ मिलता है। साथ ही स्टेम यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित का मजबूत मूल कौशल भी भारतीयों में मौजूद है। और दुनिया भर में वृद्ध आबादी में वृद्धि से कुशल कार्यबल की अधिक मांग पैदा होगी। लेकिन भारत के लिए कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि कौशल विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी है, गैर तकनीकी कौशल पर कम ध्यान केंद्रित किया जाता है, उद्योग विशेष रोजगार की प्रकृति और आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता की कमी है, उच्चतर कौशल की मांग और उपलब्धता में अंतर मौजूद है। इसलिए वैश्विक सहयोग के लिए कई कदम भी उठाए गए हैं, जैसे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र। ये भारतीयों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यबल में शामिल होने के अवसरों को सुविधाजनक बनाने वाला एक नोडल मंच है। इसके अलावा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने NSDC इंटरनेशनल स्थापित किया है। ये 100% शेयरधारिता वाली सहायक कंपनी है। ये विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से विदेशों में रोजगार के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के संचालन में भूमिका निभाती है। इसके अलावा स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ये भारतीयों के कौशल विकास, प्रमाणन और विदेशों में रोजगार प्राप्ति पर लक्षित है। साथ ही कई देशों के साथ साझेदारी स्थापित की गई है। इनमें जापान विशेष कुशल श्रमिक भागीदारी के लिए, सिंगापुर ट्रेनर असेसर एकेडमीज के लिए, UK इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव आदि जैसी प्रमुख साझेदारियां शामिल हैं। अगली खबर भारत की कूटनीति से संबंधित है। प्रधानमंत्री ने कोविड के बाद के युग के लिए एक नई विश्व व्यवस्था बनाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन, कोविड महामारी और यूक्रेन संबंधी घटनाक्रमों के मौजूदा दौर को चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल बताया है। इसी के मद्देनजर उन्होंने एक नई विश्व व्यवस्था का आह्वान किया है। इन सभी समस्याओं के कारण भारत और विश्व दोनों को तनावपूर्ण आर्थिक स्थिति, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधा, ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चुनौतियां, वैश्विक व्यवस्था में सहयोग का विघटन जैसे दुष्परिणामों का सामना करना पड़ रहा है। ये सभी परिस्थितियां भारत को उभरती हुई विश्व व्यवस्था में स्वयं को एक महत्वपूर्ण अभिकर्ता के रूप में स्थापित करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती हैं और ये कई रूपों में संभव है, जैसे कि कानून के शासन, पारदर्शिता, अंतर्राष्ट्रीय समुद्रों में नौवहन की स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान आदि के आधार पर एक विश्व व्यवस्था विकसित करने के लिए
शक्ति का एक स्थिर और बहुध्रुवीय संतुलन सुनिश्चित करके, इसके अलावा रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए अमेरिका और रूस जैसी प्रमुख शक्तियों के साथ व्यापक रणनीतिक संबंधों को संतुलित करके, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, कनेक्टिविटी और समुद्री सुरक्षा जैसे वैश्विक गवर्नेंस के मामलों में भारतीय प्रतिनिधित्व और नेतृत्व सुनिश्चित करके, इसके अलावा एकीकृत पड़ोस के लक्ष्य को प्राथमिकता देकर इसमें क्षेत्र के देशों के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना शामिल है। साथ ही क्षेत्र में सुरक्षा संतुलन स्थापित करने वाले देशों की भूमिका निभाना भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य पदार्थों की सतत शीत श्रृंखला खाद्य नुकसान को कम करती है और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन में सहायता करती है। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और खाद्य तथा कृषि संगठन ने जारी की है। इसमें भुखमरी को कम करने, आजीविका प्रदान करने और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन के लिए खाद्य पदार्थों की सतत शीत श्रृंखला में ज्यादा निवेश की सिफारिश की गई है। एकीकृत ताप नियंत्रित खाद्य वितरण प्रणाली को खाद्य पदार्थों की शीत श्रृंखला कहते हैं। ये शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों और तापमान के प्रति संवेदनशील उत्पादों को स्रोत से गंतव्य तक उनके अनुकूल तापमान पर सुरक्षित रखती है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि उत्पादित कुल खाद्य पदार्थों में से लगभग 14% नष्ट हो जाते हैं और साथ ही लगभग 17% बर्बाद हो जाते हैं। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रतिवर्ष 936 अरब डॉलर का नुकसान होता है। वर्ष 2017 में प्रशीतन की कमी की वजह से खाद्य की हानि और बर्बादी से जो उत्सर्जन हुआ, उसने कुल वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 2% का योगदान दिया था। अब ये ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको आप एसे में यूज कर सकते हैं, जिन्हें आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। तो जब भी इस तरीके के पॉइंट्स आए तो उनको जरूर नोट किया करें। साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि फसल कटाई के बाद की अवधि के दौरान खाद्य फसलों का नुकसान लघु किसानों की आय को 15% तक कम कर देता है और इसके लिए ये सिफारिश की गई है कि मौजूदा खाद्य शीत श्रृंखलाओं में ऊर्जा उपयोग और ग्रीन हाउस गैस की मात्रा की गणना की जानी चाहिए। अकुशल शीत श्रृंखला उपकरणों और प्रशीतकों के गैर कानूनी आयात को रोकने के लिए महत्वाकांक्षी न्यूनतम दक्षता मानक लागू किए जाने चाहिए। इसके अलावा प्रौद्योगिकी को अपनाने में मदद करने के लिए विकासशील देशों में बेहतर वित्त और व्यवसाय मॉडल लागू करना चाहिए। दरअसल सतत शीत श्रृंखला महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये प्रकृति अनुकूल उत्पादन को बढ़ावा देती है और इससे होने वाली अतिरिक्त आय अधिक सतत प्रथाओं को बढ़ावा देती है और चक्रीय स्थानीय अर्थव्यवस्था के प्रयासों का समर्थन करती है। सतत मूल्य श्रृंखला सुभेद्यताओं, आघातों और दबावों से निपटने में सक्षम बनाती है। इसके लिए ये खाद्य आपूर्ति में स्थिरता सुनिश्चित करती है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है, आपूर्ति श्रृंखला की लोचशीलता सुनिश्चित करती है और खाद्य कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करती है। इसके अलावा सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करती है। इसके तहत खाद्य और उसकी सुरक्षा को बनाए रखने में मदद करती है, पोषण मूल्य सुरक्षित रखती है और खाद्य की हानि और बर्बादी को कम करती है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि टिकाऊ उपभोग पैटर्न को अपनाया जाता है क्योंकि कृषि इनपुट का कुशल उपयोग संभव हो पाता है, ऊर्जा की खपत कम करती है, निम्न कार्बन कृषि मूल्य श्रृंखला और टीका वितरण को बढ़ावा देती है। इसके अलावा आजीविका के समान अवसर उपलब्ध कराती है। ये किसानों की आय को बढ़ाती है, सभी पृष्ठभूमि के उद्यमियों के लिए अवसर प्रदान करती है, खाद्य तक पहुंच में असमानता और आय की असमानता को कम करती है। अगली खबर आयुष मंत्रालय से संबंधित है। केंद्रीय आयुष मंत्री के मुताबिक भारतीय आयुष क्षेत्र वैश्विक स्तर पर अपनी बाजार हिस्सेदारी में व्यापक बढ़ोतरी करेगा। केंद्रीय आयुष मंत्री ने कहा है कि भारत का आयुष क्षेत्र वर्ष 2023 तक वैश्विक स्तर पर अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाकर 23 अरब डॉलर कर लेगा। भारत की वैश्विक आयुष बाजार में लगभग 2.8% की हिस्सेदारी है। साथ ही वर्ष 2014 से वर्ष 2020 के दौरान भारतीय आयुष उद्योग के बाजार आकार में 17% की वृद्धि हुई थी। आयुष प्रणाली में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी और सोवा रिगपा शामिल है। आयुष क्षेत्र के लिए काफी संभावनाएं मौजूद हैं। ये निर्यात प्रतिस्पर्धी है। आपको बता दें कि भारत विश्व में आयुर्वेद और वैकल्पिक चिकित्सा का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। साथ ही मूल्य श्रृंखला में इसकी काफी संभावनाएं हैं। भारतीय कंपनियां आयुष मूल्य श्रृंखला में धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही हैं। इससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है, भारतीय उत्पादों की रेंज और विविधता में विस्तार हो रहा है और इसी के साथ कुछ भारतीय कंपनियां जैसे कि पतंजलि और डाबर
स्थानीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरी हैं। उनका ये उभार आयुष क्षेत्र में उच्च समृद्धि और विविधीकरण के मजबूत संकेत देता है और इनका घरेलू उपभोग भी बढ़ा है। हर्बल, आयुर्वेदिक और संबंधित उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है क्योंकि अब लोगों में एक सिंपल अवेयरनेस ये आई है कि एलोपैथिक दवाओं के साइड इफेक्ट्स होते हैं और आयुर्वेदिक दवाओं के साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग कोविड काल के बाद आयुर्वेद की तरफ स्विच किए हैं, लेकिन अभी भी आयुष द्वारा कई चुनौतियों का सामना किया जा रहा है। दवा के लिए गुणवत्ता मानकों की कमी है, मानव संसाधनों की कमी है, अनुसंधान और विकास में कम निवेश हुआ है, बुनियादी ढांचे का सीमित उपयोग हुआ है। अगला है आयुष को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलें। केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय आयुष मिशन, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आयुष में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की गई है। साथ ही पारंपरिक चिकित्सा के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर की स्थापना की गई है। आयुष निर्यात संवर्धन परिषद और एक विशेष आयुष वीजा श्रेणी का शुभारंभ किया गया है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। पीवी नरसिम्हा राव, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वतखोरी मामला। केंद्र सरकार ने वर्ष 1998 के उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय का समर्थन किया है। ये निर्णय सांसदों और विधायकों को उनके सदन में वोट के बदले रिश्वत स्वीकार करने पर अभियोजन से बचाता है। नरसिम्हा राव मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि सांसदों और विधायकों पर ऐसे मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है जहां कथित रिश्वत संसदीय वोट के संबंध में थी। संविधान के अनुच्छेद 105 के सब क्लॉज 2 के मुताबिक किसी भी सांसद द्वारा संसद या किसी समिति में कही गई उसकी किसी भी बात या दिए गए किसी भी वोट के संबंध में उसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं अनुच्छेद 194 के सब क्लॉज 2 के तहत राज्य विधायकों के लिए भी ऐसा प्रावधान किया गया है। अगला टॉपिक है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन यानी लीड आईटी। भारत ने COP27 के दौरान लीड आईटी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। लीड आईटी उन देशों और कंपनियों को एक मंच पर लाता है जो पेरिस समझौते को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लीड आईटी भारत और स्वीडन द्वारा शुरू की गई एक स्वैच्छिक पहल है। इसे वर्ष 2019 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। इसे विश्व आर्थिक मंच का समर्थन प्राप्त है। लीड आईटी सदस्यों का मानना है कि ऊर्जा गहन उद्योग कम कार्बन मार्गों पर प्रगति कर सकता है और उसे ऐसा करना भी चाहिए। इससे शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा। एक्शन ऑन वाटर एडेप्टेशन और रेजिलियंस अवेयर पहल को COP27 में लॉन्च किया गया है। ये पहल जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में जल से संबंधित चुनौतियों और समाधानों को संबोधित करेगी। ये पहल सबसे पहले अफ्रीका पर केंद्रित होगी। अवेयर जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के हिस्से के रूप में जल सुरक्षा को संबोधित करेगी। ये पहल 3 प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसमें शामिल है दुनिया भर में जल की हानि को कम करना और जल आपूर्ति में सुधार करना। दूसरा है पारस्परिक रूप से सहमत सहकारी जल अनुकूलन कार्रवाई को बढ़ावा देना तथा जल और जलवायु संबंधी कार्रवाई के बीच सहयोग एवं अंतर संबंधों को प्रोत्साहित करना। यह अफ्रीकी संघ और विश्व मौसम विज्ञान संगठन सहित अलग अलग हितधारकों के बीच एक सहयोग है। अगला टॉपिक है फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडर्स पार्टनरशिप। 26 देशों के वैश्विक नेताओं और यूरोपीय संघ ने COP27 में FCLP का शुभारंभ किया है। भारत इसका हिस्सा नहीं है। FCLP का उद्देश्य COP26 में की गई प्रतिबद्धता को लागू करने के लिए दुनिया भर की सरकारों, व्यवसायों और समुदाय के नेताओं द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को समेकित करना है। COP26 के अंतर्गत वर्ष 2030 तक वन हानि और भूमि क्षरण को रोकने की प्रतिबद्धता प्रकट की गई है। FCLP के कार्यों में शामिल हैं कार्रवाइयों के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए सार्वजनिक और दाताओं से वित्त जुटाना। दूसरा है देशज लोगों और स्थानीय समुदायों की पहलों का समर्थन करना। इसके अलावा हाई इंटीग्रिटी वनों के संरक्षण को प्रोत्साहन देना। हाई इंटीग्रिटी वन जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का समर्थन करने के लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान होते हैं। अगला टॉपिक है वोस्ट्रोक खाता। अलग अलग रूसी बैंकों ने रुपए में व्यापार के लिए वोस्ट्रोक खाते खोले हैं। वोस्ट्रोक खाता वो खाता है जिसे एक घरेलू बैंक घरेलू मुद्रा में एक विदेशी बैंक के लिए खोलता है। भारत के मामले में ये मुद्रा रुपया है। ये भारत और रूस के बीच व्यापार के लिए रुपए में भुगतान के निपटान को सक्षम बनाएगा। साथ ही ये भारतीय मुद्रा में सीमा पार व्यापार को भी सक्षम करेगा, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक बढ़ावा देने का इच्छुक है। रुपए में व्यापार के लेन देन के निपटान तंत्र को आप इस टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं।
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 CCPI के अंतर्गत भारत 63 देशों में 2 स्थानों का सुधार करते हुए 8वें स्थान पर पहुंच गया है। डेनमार्क इस सूचकांक में चौथे स्थान पर है। इस सूचकांक में प्रथम 3 स्थान खाली रखे गए हैं क्योंकि किसी भी देश ने सभी सूचकांक श्रेणियों में पर्याप्त प्रदर्शन नहीं किया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 59 देशों और यूरोपीय संघ का मूल्यांकन करता है। ये सभी एक साथ वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 90% से ज्यादा उत्पन्न करते हैं। CCPI के तहत 4 श्रेणियों को शामिल किया गया है: ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति। ये अलग अलग देशों द्वारा पेरिस समझौते के कार्यान्वयन की भी निगरानी करता है। CCPI को जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जारी करते हैं। डिजिटल शक्ति 4.0 इसे साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग ने लॉन्च किया था। इसका लक्ष्य महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित साइबर स्पेस बनाना है। ये एक अखिल भारतीय परियोजना है। ये महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाने पर लक्षित है, साथ ही उन्हें ऑनलाइन किसी भी अवैध या अनुचित गतिविधि के खिलाफ विरोध प्रकट करने के लिए जागरूक भी करेगी। इसका उद्देश्य संपूर्ण भारत में 10 लाख से ज्यादा महिलाओं को संवेदनशील बनाना है। इसका पहला चरण वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। संपूर्ण भारत में 3 लाख से ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिला है। खसरा यानी मीजल्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में अप्रैल से सितंबर 2022 के बीच खसरा या रूबेला के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। खसरा अत्यधिक संक्रामक विषाणु जनित रोग है। इसमें तेज बुखार और शरीर पर लाल चकत्ते दिखाई देते हैं। ये दुनिया भर में मौत के प्रमुख कारणों में से एक है। हालांकि मीजल्स रूबेला टीके से इसकी रोकथाम की जा सकती है। इसके उन्मूलन के लिए भारत ने जो पहले शुरू की हैं, उसमें वर्ष 2017 से चरणबद्ध तरीके से 9 महीने से 15 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए एक बारगी टीकाकरण अभियान शुरू किया है। वर्ष 2023 के अंत तक खसरे को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना संचालित की जा रही है। अगला टॉपिक है युद्ध अभ्यास 22। ये भारत और अमेरिका का एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। जीवत राम भगवान दास कृपलानी यानी जीबी कृपलानी। प्रधानमंत्री ने आचार्य कृपलानी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आचार्य कृपलानी गांधी जी के करीबी सहयोगी थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। वे वर्ष 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कृपलानी किसान मजदूर प्रजा पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। वे गांधी, हिज लाइफ एंड थॉट सहित कई पुस्तकों के लेखक थे। उन्होंने वर्ष 1963 में लोकसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। जीबी कृपलानी एक शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए। और अगर ये कंटेंट और जानकारी आपको पसंद आ रही है तो और छात्रों के बीच में भी इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।